हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की, उसमें क्लास सिक्स का आज चैप्टर नंबर 11 है, यानी 11वां अध्याय है। और इस अध्याय में हम जो नए साम्राज्य बने और नए राज्य बने, उसके जो शासक होते थे कितने शक्तिशाली थे, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हुए और किस तरीके से वहाँ के जनजीवन की व्यवस्था थी, इन सब को इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ? देखिए, प्रशस्ति जो होती है एक तरह का लेख होता था। उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। और यह उसके दरबारी कवि हरिशेन द्वारा संस्कृत में लिखी गई एक कविता है। इसे करीब 1700 साल पहले लिखा गया था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई है। ये अभिलेख है, एक किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। और संस्कृत में जिसका अर्थ होता है प्रशंसा, यानी किसी के बारे में आपको बढ़ा चढ़ाकर कहना होता था, उसकी प्रशंसा करनी होती थी, उसके पक्ष में कुछ कहना होता था, तो आप प्रशस्ति लिखते थे। प्रशस्तियां लिखने का जो प्रचलन है उसके बारे में हमने पिछली क्लास में यानी 10th क्लास में पढ़ा था, सॉरी 10th चैप्टर में पढ़ा था। 6th क्लास के 10th चैप्टर में पढ़ा था कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में भी उसमें बताया गया था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें यह बताती है कि राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि होता था। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर का दर्जा दिया जाता था। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यह वाक्य ही एक वाक्य का अंश है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है, वही योद्धा थे समुद्रगुप्त। अब यहाँ पर देखिए दिए गए हैं कुछ पिक सिक्कों के। गौर से देखेंगे हम इसे तो पाएंगे कि एक क्षेत्र को, मानचित्र की बात हो रही है यहाँ पर, कि हरे रंग से दिखाया गया है। देखिए ये है मानचित्र, जहाँ पर कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और नालंदा को हरे रंग से दिखाया गया है। ये समुद्री तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेगा, समुद्री तट के साथ साथ लाल। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है लाल बिंदु। उसके बाद है कि कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी दिखाई देंगे। तो ये है बैंगनी और ये है नीला, आपको ये क्षेत्र दिखाई देंगे। तो आपने मैप समझ लिया है। अब ये क्या है आइए देखते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अपने राज्य में मिलाया था। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र में लाल बिंदु, जो किनारे बंगाल की खाड़ी के पास थे, दिखाया गया है। इन सब ने हार जाने के कारण समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था और समुद्रगुप्त ने फिर से उन्हें अपना उनका राज्य वापस कर दिया था, शासन करने की अनुमति दे दी थी। उसके बाद पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से दर्शाया गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित रहते थे। वह इलाकों के शासक जिन्हें नीले रंग से दिखाया गया है अफगानिस्तान की तरफ, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे कराया। देखिए ये नीला क्षेत्र ये वाला है। और श्रीलंका की बात हो रही थी तो श्रीलंका भी यहाँ पर नीले रंग से दिखाया गया है, जो बाहरी राज्य को इंगित करता है। वंशावलियां, अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रतितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी मां कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में
हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियानों के अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इनके विषय में हम नेक्स्ट अध्याय यानी कि 12 अध्याय में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनियों से पता चलता है। एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखा है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वान, जिनके बारे में हमने क्लास 10th में पढ़ा था, चैप्टर 10th में पढ़ा था, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया हुआ है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद उन्हें राजा बनाया गया। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, यानी कन्नौज के शासक उनके बहनोई को मार डाला, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की। तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य द्वितीय भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यहाँ एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों के अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई में दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया, जिसके बारे में हम क्लास 7th में पढ़ेंगे। इन राज्यों का शासन कैसे चलता था? प्रशासन की प्रथम इकाई गांव होते थे। धीरे धीरे इसमें नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के लिए महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, यानी कि बेटा अपने पिता की मृत्यु के बाद उस पद को प्राप्त करता था। हरिशेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी भी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे हरिशेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारात्मत्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री, एक संधि विग्रहिक और युद्ध और शांति के विषयों के मंत्री भी थे। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनसे कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी।
जिन इलाकों के भी भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। उस जमाने के आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृतिक भाषा बोलते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की भी बात कही गई है। यहाँ पर उस दुर्व्यवहार की एक घटना दी गई है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं या फिर पॉज करके पढ़ सकते हैं। चीनी तीर्थयात्री फाशियन का अध्ययन उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। अगर इन लोगों को शहरों या बाजारों में आना होता था तो एक लकड़ी के पाटे पर ये चोट देते थे, यानी कि उसे बजाते हुए आते थे, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि नीच जाति या नीच कुल के लोग आ रहे हैं और वो सब हट जाएं, ताकि छुआछूत ना हो पाए। एक जगह ब्राह्मण द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सचित्र वर्णन किया गया है। अब स्पेशल पॉइंट की मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों ने बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यहाँ एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नया धर्म शुरू किया। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम में भी अल्लाह को सर्वोपरि माना गया। इसके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए उपवास रखने वाले, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले, अल्लाह को हमेशा याद रखने वाले। अल्लाह ने इन सब के लिए क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इन नए धर्म को भी लेकर आए। उसके बाद ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।